सो एज वी डिस्कस्ड कि हम यूनिट 9 भी पढ़ेंगे 103 में। तो हमने डिस्कस किया था कि मोटिवेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 101 में। तो वहाँ पे यू नो व्हाट इज़ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आती है, राइट, और एक्सट्रिंसिक जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आती है। इवन प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन भी है, ठीक है। प्राइमरी जो हमारे बेसिक नीड्स को, बेसिक गोल्स को हम अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन लगाते हैं, ठीक है। और आपका सेकेंडरी मोटिवेशन में आता है आपका, जैसे कि जो चीज़ आप टारगेट कर रहे हो, जो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिर चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो या आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड हो या कोई और चीज़ हो आपकी, ओके। देन बहुत सारी थ्योरीज थी मोटिवेशन की, लाइक ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी, और आपकी थी इंसेंटिव थ्योरी, कॉग्निटिव अप्रोचेस, ये हमने शायद नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आई थिंक पढ़ी भी थी शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और आपका मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। और ये सब है, तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इवन जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, उसी से सेम आपका एल्डरफर की आरजी थ्योरी है, जिसमें उन्होंने बस उसको क्या किया है, नीड्स को अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। यस, ब्रेक हो रही है, ज़्यादा ब्रेक हो रही है क्या? Am I clearly audible now? अब ठीक है? ओके, फाइन, ठीक है। बाकी इसमें और क्या है, बाकी है इसमें दिस टॉपिक कि कैसे हम अपने पोटेंशियल को इन्हांस कर सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन से या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से कैसे इन्हांस कर सकते हैं, जब हम खुद को चैलेंजेस देंगे, जितने ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ों को हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, या जितने चैलेंजेस हम फेस करेंगे, तो इंट्रिंसिकली हम इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे। ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारे पास, कि हमारे पास जब फ्रीडम होगा अपने कामों को करने के लिए, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, या दूसरों के लिए नहीं हम कर रहे होते, हम इवेंचुअली अपने लिए ही कर रहे होते हैं, तो ऑटोनॉमी भी आती है, एक फ्रीडम आता है, ठीक है। तो उससे भी हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्हांस हो जाती है, ठीक है, और हमारा पोटेंशियल भी इन्हांस हो जाता है। देन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। आप लोग समझो कि इंटरनली मोटिवेटेड हम तभी होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, जब हमारे पास क्या होगा, क्यूरियोसिटी होगी। देन कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन आसपास के लोगों से हमको कोऑपरेटिंग लोग होने चाहिए हमारे आसपास, तो उससे भी हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं। और फिर हम किसी हायर पर्पस के लिए या किसी बहुत बड़े काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो जिसका फ़ायदा सबको होने वाला होता है, तो तब भी हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, ओके। देन कैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ेगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम सोचें कि नाम होगा, हमारा रिकग्निशन मिलेगा, भाई हमारे नाम क्या है कि डॉक्टर लगेगा, जब हम आफ्टर आफ्टर आर रिसर्च हम फाइनली पीएचडी ग्रेजुएट हो जाए, मतलब पीएचडी हम हो जाएंगे, और फिर हमारे नाम क्या है कि डॉक्टर लगेगा, या मैं एमबीबीएस कर लूँ, मेरे नाम क्या है कि एमबीबीएस एमडी, या जो भी फील्ड में हम हैं, या जो भी किसी भी चीज़ में, नॉट इवन अकेडमिक, नॉट ओनली फॉर द अकेडमिक्स, किसी भी चीज़ में रिकग्निशन मिल रहा है, या जॉब में जीएम मिल गया कोई, ठीक है, उससे भी हायर, फिर सीधे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी अपनी, और बहुत, समझ रहे हो आप लोग, रिकग्निशन मिल रहा है, तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हम होंगे, या हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो, ठीक है, चाहे फिर कोई तारीफ ही क्यों ना कर रहा हो हमारी, या हम पे लोग ध्यान ही क्यों ना दे रहे हो, अटेंशन हमको मिल रही है, ओके। देन पनिशमेंट के डर से भी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो टीचर मारेगी, या पेरेंट्स मारेंगे, तो ऐसा पनिशमेंट के डर से भी लोग क्या करते हैं, या हम या आप सोचो कि ये चलो स्पिरिचुअल वे में नहीं जाते हैं, मैं वैसे ये बोलने वाली थी कि अगर हम कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, कि अगर हमने ये काम कर दिया तो ऊपर वाला कैसे हमें पनिश करेगा, बट मोर और लेस वो थोड़ा सा मैं उसको बिलीव करती हूँ कि वो इंटरनल ही होता है, इंटरनली हम उस चीज़ को सारी चीज़ें अपने खुद से ही करते हैं, ठीक है। देन एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, ठीक है, एक होता है पनिशमेंट, अलग चीज़ है, एक होता है प्रेशर। तो प्रेशर जब देते हैं पेरेंट्स या जो सुपीरियर्स हैं, ऊपर से कहते हैं ना, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि ये काम करना है तो करना है, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर से भी हम एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं, कि अब ये काम मुझे, ये टारगेट मुझे मिला है, विद इन 1 और 2 डेज मुझे ये कंप्लीट करना है, ओके। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं
टू इंक्रीज योर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इस तरीके से आप इन्हांस कर सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है वो है सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ इन्हांसमेंट। इसके ऊपर बात करेंगे। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन। तो रेगुलेशन का मतलब होता है कि कैसे हम खुद पे कंट्रोल पा ले रहे हैं। ओके अब बेंड्यूरा ने, जो कि एल्बर्ट बेंड्यूरा, जिनके काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन्होंने इवन बहुत सारी सोशल लर्निंग थ्योरीज भी इन्होंने दी हैं। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बोला, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन को कि ये कंटिन्यूस और एक्टिव प्रोसेस है जिसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। कि किस चीज़ को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? हमारे बिहेवियर को, कि हम क्या कर रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। बेसिकली हम इवैल्यूएट करते हैं अपने बिहेवियर से कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं और हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम सही तरीके से उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर खड़े उतर रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हम अपनी वैल्यूज़ को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव कर रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों को जब हम एवेल्युएट करते हैं और एक कैपेसिटी रखते हैं टू कंट्रोल आर थॉट्स, आर फीलिंग्स, आर बिहेवियर्स, तो वो सब इवेंचुअली क्या होता है, वो होता है सेल्फ रेगुलेशन, कि आप खुद को किस तरीके से रेगुलेट करा पा रहे हो। ओके अब सेल्फ रेगुलेशन इमोशनली भी हो सकता है और बिहेवियरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है? बेसिकली हम अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल हम कर पा रहे हैं, इन सिंपल टर्म्स कितना हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। ठीक है अब आप लोगों के एक बार एग्जाम्स हो जाएं तो अभी तो मेरा पूरा फोकस यही है कि अभी आप लोग सिर्फ अपना एग्जाम्स का पढ़ो। बाकी जो मिसलेनियस जो और चीज़ें हैं, जैसे कि टेस्ट सिखाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि यार आप लोग भी जैसे मैंने जो चीज़ें फेस करी हैं तो वो लोग आप लोग ना करो, एटलीस्ट आप लोग मेरे स्टूडेंट जो मेरे अभी अंडर में हो तो मैं आप लोगों को टेस्ट सिखा दूँ कि कैसे टेस्टिंग होती है, किस तरीके से आप रिजल्ट्स इवैल्यूएट करते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, स्ट्रेस का सिखाऊंगी, पर्सनालिटी का सिखाऊंगी, बहुत सारे टेस्ट, ठीक है, मैं करवाऊंगी आप लोगों को आफ्टर एग्जाम्स। पर अभी का मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मेरे भी एग्जाम्स हैं, आप लोगों के भी हैं, बट हम ऐसे सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ऐसा कुछ रखते हैं तो आप लोगों की भी कुछ ओवरऑल एक्टिविटी हो जाएगी और आप लोग भी कुछ कुछ सीख लोगे। ठीक है हाँ तो इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हो और कितना अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हो, मॉडिफाई कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, तो वो होता है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। और आप बिहेवियर को अपने मॉडिफाई कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका होता है बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है तो अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी, है ना, अदरवाइज आप हर जगह पे प्रॉब्लम फेस करोगे। Then self-regulation is an important aspect in human beings that enables them to sustain in the complex environment that they live in। यही चीज़ अभी मैंने बोली। तो फ्लेक्सिबल होने के लिए और हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना, और अपनी सेल्फिश इम्पल्सेस से डील करने के लिए हमको इमोशनली भी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए और बिहेवियरल भी। ठीक है तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये सेल्फ रेगुलेशन जो रहता है ना, वो चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही डेवलप करने की पेरेंट्स कोशिश करते हैं। इवन हमारी पूरी सोसाइटी उसको डेवलप करने की हमारे अंदर कोशिश करती है। ये डेवलप ही बचपन से ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इमोशनल मेच्योरिटी आती है बच्चों के अंदर, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स को मेनटेन कर सकते हैं। ओके नाउ एज सच सेल्फ रेगुलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फैक्टर कमिंग इन बिटवीन फीलिंग एंड एक्शन। क्या आप फील कर रहे हो? फील तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट तो नहीं कर सकते ना, राइट। अब जैसे बहुत सारी बातें हैं कि मेरा तो मन तो रोज़ होता है कि मैं ना रोज़ बाहर का खाना खाऊं, है ना, जितना मेरे पास पैसा है मैं सब खर्च कर दूं, है ना। फीलिंग तो बहुत कुछ आती है कि मैं मार दूं इसको, या कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मैं कुछ भी, बहुत सारी फीलिंग आती रहती है ना, बट एक्ट तो नहीं कर सकते ना उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यही तो सेल्फ रेगुलेशन है कि हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे हैं। पैसा है उसको सेव करना है, सही जगह पे उसको यूज़ करना है, और या आपको नहीं खाना है, नहीं आपको फिटनेस पे ध्यान देना, आपको अपनी डाइट पे, आपका कैलोरी इनटेक उतना होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मेरे लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं वही एग्जांपल्स यूज़ करती हूँ, बट आपका जो भी हो, है ना, सबका अपना अपना प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर फील तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके तो वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो कि फेस करता है ऐसी सिचुएशन वेयर शी मे फील अनकंफर्टेबल, बट शी मे रेगुलेट हर एक्शंस टू डील इफेक्टिवली विद द सिचुएशन एंड द अनकंफर्टेबल फीलिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब करती हूँ किसी किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में,
तो वहाँ पे क्या एसी नहीं है, मुझे गर्मी लगती है दिन में और मेरे घर पे एसी है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं दिन भर मुझे 7 से 8 घंटे देने हैं, तो वहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है। अब ये तो वहाँ तो मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ बिकॉज़ ऑफ द गर्मी, राइट? पर क्या कर सकते हैं, जॉब करना है, राइट? आप पैसे ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो भाई क्या कर रहे हैं फिर, कोई नहीं, अपना बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई नहीं, चलो चलता है, ठीक है, अब काम करना है, कैसे भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये सब कुछ है। और लैक ऑफ एडिकेट सेल्फ रेगुलेशन हैज़ बीन लिंक्ड टू वेरियस प्रॉब्लम्स। अब जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, फिर वो अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल जो हमारा इमोशंस है, बेसिकली हम उसको कंट्रोल नहीं करते। तो आप देखो, जितने भी आप जो भी अल्कोहलिक्स हैं, या जो ड्रग्स ले रहे हैं, या जो ओबेसिटी की तो मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है, या जो एकेडमिक अचीवमेंट में प्रॉब्लम है जिनको, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, या जो भी है, यू नो तो आप इनसे अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा कोई रीज़न बताएगा, है ना, कि उसके कॉजेज ही यही होते हैं। आप पूरा आगे जाके जब डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे, मोस्टली डिसऑर्डर्स अगर हम देखे जाएं तो इन्हीं सब प्रॉब्लम से आते हैं, कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, या बचपन में मेरे साथ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, सॉरी, और या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहे, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे। ओके, सो ये सब कुछ होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाते। आप कुछ कॉम्पोनेंट्स बताए हैं बॉटमिस्टर और बुशमैन ने, 2008, काफ़ी रिसेंट है ये, कि कैसे हम इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं। तो पहला है स्टैंडर्ड्स मॉनिटरिंग और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैं इतनी देर से वही बात कर रही थी कि सोसाइटी के जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या अच्छा बिहेवियर है या क्या बुरा बिहेवियर है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिहेवियर को शेप करो। तो ये एक इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन का कंपोनेंट है। देन आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, टाइम टू टाइम अपने आप को मॉनिटर करते रहो कि हाँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना? तो अब इसके एक कंट्रोल थ्योरी है, जिसको सेल्फ रेगुलेशन की एक कंट्रोल थ्योरी है, जिसमें 4 फेजेस आते हैं। एक होता है टेस्ट फेज, एक होता है ऑपरेट फेज, फिर होता है अगेन टेस्ट फेज, फिर एग्जिट फेज। अब पहले टेस्ट फेज में पहले हम क्या करेंगे, अपने आप को कंपेयर करेंगे कि क्या हम ये हमारे जो ये तो खुद के प्राइवेट स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो मैंने सेट करके रखे हैं कि हाँ, मुझे ये काम नहीं करना है, या सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम ऑपरेट फेज में आएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, इफ़ द इंडिविजुअल फील्स कि ये जो बिहेवियर, जो मैं जो भी मेरा बिहेवियर है वो सही नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड्स और पब्लिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो फिर क्या करेगा ऑपरेट फेज में, वो उसको करेगा चेंज, वो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये सही नहीं है, मुझे इस पर वर्क करना है। ओके, फिर देन उस पर उसने मेहनत करी, फिर अगेन वो टेस्ट करेगा कि क्या जो मैंने काम किया है अपने ऊपर वो सही हुआ है या नहीं। फिर से मैं टेस्ट करूँगा, क्या अभी ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को या मेरे स्टैंडर्ड्स को मेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अगेन दूसरा टेस्ट फेज हो गया। अब टेस्ट फेज में वो पाएगा कि ठीक है, मैंने वाकई में जो मैं चाह रहा था, जो मैं स्टैंडर्ड्स को मेट करना चाह रहा था, वो हो गया। तो फिर यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे, ये हो गया, लूप मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। बट अगर लास्ट फेज में जो रीटेस्ट वाला जो फेज है, अगर मैं उसमें पाऊंगी कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं कमी आ रही है, फिर वापस से मैं अगेन ऑपरेट फेज में जाऊंगी, फिर से रीटेस्ट करूंगी। जब तक करती रहूंगी, जब तक ये साइकिल चलती रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक कि मैं वो स्टैंडर्ड्स को मेट नहीं करूंगी। तो ये आप लोग याद रखना, ये थ्योरी कौन सी थ्योरी है, आपका कंट्रोल थ्योरी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। ओके, देन स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, विल पावर कितनी है कि हाँ, मैं इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो though there can be also depletion of willpower as it is used, individuals can be trained to strengthen their willpower, which in turn can lead to effective self regulation। अब आप देखो कि जो अल्कोहलिक्स रहते हैं, या जो ड्रग्स जो लोग ले रहे होते हैं, तो रिहैबिलिटेटिव जो सेंटर्स रहते हैं, रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स रहते हैं, वहाँ पे वो यही सब कुछ सिखाते हैं कि हाँ, आप इसको कर सकते हो, आपके अंदर ये ताकत है कि आप ये चीज़ छोड़ सकते हो। ये जो नशा मुक्ति केंद्र जिसको हम कहते हैं,
तो वो यही हमको सिखाते हैं कि हाँ, आप इससे डील कर सकते हो, आप इसको छोड़ सकते हो, आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो विल पावर जगाना और ये विल पावर का होना, तो वो एक स्ट्रेंथ है हमारी इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन के लिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम टेक्निक्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहला, सेल्फ अवेयर आपको होना है। आप जब सेल्फ अवेयर रहते हो कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेस है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर हम कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो वो होता है कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, अब ये ऐसा होता है कि दिस मेनली इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ थिंकिंग पैटर्न। मैं इसको किसी और चीज़ तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, बट लेट मी जस्ट रीड इट आउट क्या लिखा है यहाँ पे। थिंकिंग इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव इमोशंस. If a student obtains less marks in an examination, rather than thinking she is not good enough, she can think in terms of putting in more efforts next time. हाँ, तो आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। कॉग्निटिव रीअप्रेजल में ये भी आता है कि आप अपनी पॉजिटिव, आपके इमोशंस जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए कि अगर एक बार मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, मेरी दोबारा से अटेम्प्ट दे दूंगी, तो कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे आ जाएंगे, मैं दोबारा एग्जाम दे दूंगी। पर अगर मैंने यही सोच लिया कि अरे यार मैं फेल हो गई, तो अब मैं जितनी बार भी एग्जाम दूँ उतनी बार मैं फेल हो जाऊंगा, तो प्रॉब्लम है, राइट। और इसको मैंने, आई थिंक वो कुछ और था कि एक सेकेंड, कि आपको जब आप भी कोई भी हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। कि अगर मैंने सोचो कि मैंने आज 6 घंटा पढ़ाई किया, तो 6 घंटे के बाद मुझे खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए कि वाह, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने कुछ अचीव करा, तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर लेके आएगा। देखो, आप रोज कोई ना कोई कुछ तो नहीं देगा हमको, बट हम खुद को तो कुछ ना कुछ दे सकते हैं ना, कि आज मैं कुछ अच्छा खा लूंगी, या आज मैं कुछ शॉप कर सकती हूँ, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग या जो भी मार्केट जाके, या मैं कुछ खेल सकती हूँ 1 घंटा। तो वो भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हम माइंड से भी फिट रहें। ठीक है, देन माइंडफुलनेस, कि जो अगेन ये भी थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है कि आपको प्रेजेंट होना चाहिए उस वक्त पे, मतलब मेंटली आपको प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जब आप खाना खा रहे हो, तो किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को बेसिकली अवॉइड करके सिर्फ खाने पे फोकस करना चाहिए, ताकि वो खाना शरीर को लगे। तो वो होता है माइंडफुलनेस, कितना आप प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी आप काम कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आती हैं, ताकि माइंडफुलनेस में, माइंडफुलनेस आप आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्ट्रेस अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि माइंडफुलनेस में क्या क्या आता है। ओके, देन पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड सिचुएशन, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, बेसिकली आपका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देन कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, कैसे आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ माइंडफुल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी होती हैं, सीबीटी भी होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी थेरेपीज आती हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों से स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। और टाइम को आपको मैनेज होना चाहिए, आपको प्लानर बनाना चाहिए, प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए, क्लियर आपके गोल्स होना चाहिए। ये मैं इस बात पे हमेशा बात करती हूँ कि आप अपनी लाइफ के गोल्स को सेट करो। जिस दिन आपने अपनी लाइफ का गोल सेट कर लिया कि हाँ मुझे यही करना है अपनी लाइफ में, तब आपकी सारी चीज़ें ऑन द ट्रैक हो जाएंगी। जैसे कि आप एक स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, अगर तो आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है, बस आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि किस तरीके से जाना है, बट आपके माइंड में ये क्लियर है कि मुझे जाना कहाँ है। लेट्स से कि मुझे जाना है मुंबई। ओके, तो मेरे माइंड में तो वो मेरा गोल सेट है। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे है, तो वो तो मैं किसी से भी हेल्प ले सकती हूँ, है ना, स्टाफ से पूछ सकती हूँ, या जो रास्ते में जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे पूछ सकती हूँ, राइट, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा फिर। पर अगर मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ, मुझे यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो कैसा, है ना, मेरा तो फिर कौन ही मेरी मदद करेगा, स्टाफ भी नहीं करेगा, ना कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, है ना। तो क्लियर जब गोल्स होंगे, तो सब सब लोग आपके लिए रेडी है मदद करने के लिए। ओके, सो आप अपने गोल्स को सेट करें। तो दैट्स इट, हमारा ये सेल्फ रेगुलेशन कंप्लीट हुआ। मैं सोच रही थी कि 10-15 मिनट में दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बट आई थिंक आई एम वेरी स्लो टुडे। चलो, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इन्हांसमेंट। सेल्फ इन्हांसमेंट का ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, या मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि सेल्फ इन्हांसमेंट में पता है क्या आता है। सेल्फ इन्हांसमेंट में ये आता है कि आप कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, पर आपको अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ओके,
तो ये होता है द टेंडेंसी टू डिस्क्राइब और प्रेजेंट वन सेल्फ यूजिंग पॉजिटिव और सोशली वैल्यूड एट्रीब्यूट सच एज काइंड, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस। ये सब कुछ हमें अपने आप अपनों को मतलब अपने ऊपर लेके सोचना है कि मैं काइंड हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंडस्ट्रियस हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें, सेल्फ एनहांसमेंट मोटिव दैट कैन डिफाइन एज द डिजायर टू लर्न फेवरेबल और फ्लैटरिंग थिंग अबाउट वन सेल्फ। समझ रहे हो आप लोग कि ये मोटिवेशन कैसे आएगा? कि जब मैं खुद को बोलूँगी, जब मैं अपने आप को सोचूँगी कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो मैं फिर पढ़ा भी सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर अगर मैं यही जैसे कि वैसे तो किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहिए, बट वन ऑफ माय ब्रदर वो यही सोचता है हमेशा कि यार मैं इतना तैयारी कर तो रहा हूँ, पर क्या मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं? ठीक है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है। तो वो यही सोचता रहता है कि यार मैं पढ़ा भी पाऊँगा कि नहीं पढ़ा पाऊँगा? तो मैं हमेशा उससे यही बात कहती हूँ कि जब आप सोच लोगे कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, चाहे फिर आपको पढ़ाना आता हो या नहीं आता हो, वो एक अलग बात है, पर आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो उस तरीके से कि नहीं, नहीं, नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव भी निकाल सकता हूँ। जिस दिन आपने ये एटीट्यूड रख लिया ना अपने अंदर, तो बस सब कुछ हो जाएगा। तो वो क्या होता है ना, उस तरीके से माइंड जब बार-बार वो चीज़ें सुनता है ना, सिग्नल उसको सेम-सेम मिलते रहते हैं, तो फिर उस तरीके से वर्क करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपनी आँख बंद कर लेना है टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया ने आपसे क्या कह रखा है, आपको ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर, और अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को एग्जैजरेट करना है, बढ़ा-चढ़ा के सोचना है कि नहीं। अब जैसे अगर मैं सोचती हूँ, जैसे मेरी फैमिली मुझसे ये बोलती है, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ कि नहीं मुझे नेट जेआरएफ चाहिए और मुझे एयर 1 चाहिए। जैसे ये आप हर स्टूडेंट के मुँह से नहीं सुनोगे ये बात। वो बोलेगा कि नहीं हाँ ठीक है क्वालिफाई हो जाएगा, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती। पर यहाँ पे मेरी अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि जब मैं टारगेट ही अपना हाई रखूंगी, जब लाखों बच्चे बैठते हैं फॉर द नेट जेआरएफ एग्जाम, पर मैं अपना टारगेट ही इतना ऊपर रख रही हूँ कि नहीं मुझे एयर 1 ही चाहिए, उससे नीचे चाहिए ही नहीं है, तभी मैं उस लेवल की मेहनत कर पाऊंगी और उस लेवल पे पहुंच पाऊंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी रैंक 1 आ जाएगी, पर मैं टारगेट उसका कर रही हूँ, और अगर मैंने टारगेट कर लिया तो इंशाल्लाह वन डे आ भी जाएगी। ठीक है? तो ये सब कुछ ये मैं इसी से पढ़ के, ये साइकोलॉजी ने मुझे सिखाया है कि आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है। ठीक है? इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ट्रेन। ठीक है? Then self-enhancement can also be described as an activity that is cognitive. अब of course ये cognitive activity है ना, कैसे मैं अपने brain को train कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरी image खुद के लिए बेहतर हो। अब लोग इवन मुझे बोलते हैं, अब अगेन ये थोड़ी सी फ्लैटरिंग चीज़ हो जाएगी, तो पर मैं आपको सच में, मैं दिल से आप लोगों को बता रही हूँ, सच बता रही हूँ कसम से। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है? तो वो उन्होंने कुछ मेरे लेक्चर्स भी अटेंड करे, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे जान पहचान के, इसलिए उन्होंने बोला। तो दे सेड कि आप मैंने इतना पढ़ाई किया अपनी लाइफ में, हमने इतना पढ़ाई किया, पर जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है आपकी, वो मैंने पता है कहाँ देखी, जब मैं पीएचडी कर रहा था। तो लिटरली दोज वर्ड्स वाओ, मतलब एक प्रोफेसर, इवन एक एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हरियाणा के हैं वो, एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल विजिट किया, तो इवन उनके सेम वर्ड्स थे। इवन मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ भाई, वो तो पीएचडी होल्डर थे। डॉक्टर किरमान नाम है उनका, किरमानी, सॉरी, डॉक्टर किरमानी उनका नाम है। तो वो कहते हैं मुझसे कि बेटा इतना अच्छा तो मैं नहीं पढ़ाता। सोचो, वो पीएचडी स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर है। वो कहते हैं इतना अच्छा तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ जितना अच्छा आप पढ़ा देते हो। आपकी लेक्चर से मैं इतना वो बोलते कि मैं बहुत बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी उम्र में, है ना, एज भी नहीं है ना, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और मैं कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द एज एंड एक्सपीरियंस बहुत सही पढ़ा रहे हो। तो ये इमेज मेरी कब बन पाई, ये मैं इस लेवल पे कब पहुंच पाई, जब मैंने पहला ही बैच में सोच लिया था कि मुझे अपना बेस्ट देना है एंड आई कैन डू इट। तो ये मैंने जब अपना एटीट्यूड बना लिया था, तभी आज मैं इतने स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैंने ये भी हमेशा देखा है कि जो एक बार मेरे पास आता है ना, वो वापस नहीं जाता है। ये मैंने हमेशा देखा है अपने हर बैच में। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को अपने साथ भी करनी है। अब देखो, मैं आप लोगों को पर्सनल लेवल पे नहीं जानती, पर ये चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैं अपने साथ करती हूँ, वो आप लोगों को भी अपने साथ करना है, ताकि आप लोग आगे बढ़ सको लाइफ में। हर हर ये सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं है, ये हर तरीके से हर चीज़ की बात है। मेरी एक आंटी थी,
ठीक है, वो डॉक्टर हैं, इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, ठीक है, मतलब वो PhD वाली डॉक्टर है, तो वो सऊदी अरेबिया में जॉब करती है। तो पता है, अब उन्होंने पूरा लाइफ अपनी पढ़ाई में निकाली, पर उनके घर के काम उतने नहीं आते थे उनको। पर पता है, अगर उनसे कुछ भी काम के लिए बोल दो तो उनका एटीट्यूड पता है क्या होता है? शी ऑलवेज से कि नहीं भी आता होगा तभी बोलेंगे हाँ कर लेंगे। आप उनसे बोलो कि आप ये काम कर लोगे, हाँ कर लेंगे। क्यों? वो कभी ये नहीं बोलते कि नहीं करना है, वो कहती है अगर मैं बोल दूंगी कि हाँ कर लेंगे तो वो कैसे ना कैसे वो काम हो ही जाएगा और मैं सीख भी जाऊंगी। तो वो उन्होंने अपना एटीट्यूड इस तरीके से बना के रखा है, ठीक है। तो ये हर जगह पे ये चीज़ लागू होती है। अब इसी से रिलेटेड टर्म्स कुछ आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं ऐसा तो नहीं कि मैं आप लोगों को कभी कभी बोर कर देती हूँ, या आप लोगों को मजा आता है मेरी बातों में? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ऐसा तो नहीं आप लोग बोर हो रहे हो? बोलो बोलो प्लीज। हाँ, क्या 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 फिर से बोलो। ओके, चलो, ठीक है। Let's talk about there are several terms related to terms such as self improvement है, self assessment है, self verification है, self protection है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि कैसे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ एनहांसमेंट की। यस, किसी को कुछ बोलना है? आई हैव द सेम बिहेवियर एज यू सेड। अच्छा, हाँ, तो ये होना चाहिए। ये जिसका भी होगा ना वो लाइफ में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सही रहता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत सही तरीके से डेवलप्ड रहती है, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है कि आप, हाँ, तो सेल्फ एनहांसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देखो तो क्योंकि हम यहाँ पे मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो मोटिवेटेड हम कब होंगे? जब हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम कितने बेहतर हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कंपैटिबल हो विद रियलिटी। अभी मैं इसी इसी बात पे पूरी बात कर रही थी कि भले ही मैं सच में अच्छी टीचर हूँ या नहीं हूँ, पर मैंने ये अपना एटीट्यूड बना के रखा है कि मैं अच्छी हूँ, तो फिर मैं अच्छी हूँ, है ना? ये मैं सोच रही हूँ तभी तो कर पा रही हूँ। अगर मैं पहले ही ये सोच लूँ कि नहीं मैं तो यार पढ़ा ही नहीं सकती, तो मैं पढ़ा भी नहीं पा रही होती आज तक, है ना? या जो भी आप काम कर रहे हो, तो कंपैटिबल हो चाहे ना हो, आपको अपना परसेप्शन, अगर मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, तो आपको अपना परसेप्शन इतना स्ट्रांग बनाना है कि यस आई एम बेटर, चाहे फिर दुनिया कुछ भी कहती रहे, जो भी हो रहा है रियलिटी में। सेल्फ असेसमेंट क्या है कि आप अपने आप को असेस कर रहे हो कि आपका खुद के लिए एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका खुद का परसेप्शन खुद के लिए कैसा है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये होता है असेसमेंट। जबकि इन्हांसमेंट बात करता है कि आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे ही फोकस करना चाहिए, ओके। देन एक और टर्म है विच इज सेल्फ वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग द नोशंस कि हम, हमारा जो बिहेवियर जो है वो कैसा है, वेरीफाई आप कर रहे हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट कैसे? सेल्फ एनहांसमेंट में अगेन क्या चीज़ आ गई कि सिर्फ पॉजिटिव नोशंस को ही कंफर्म करना है और नेगेटिव पे हमें मानना ही नहीं है कि नहीं ये तो हमें आते ही नहीं है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, या ये तो हम कर ही नहीं सकते, या इस चीज़ में मैं बहुत बुरी हूँ, मानना ही नहीं है। ये मैं अपनी लाइफ में भी बहुत इसको अप्लाई करती हूँ, मैं अपनी गलतियों को नहीं मानती। पर ऐसा नहीं है, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। पर अगर गलतियों को मानने लगे, मतलब बहुत जेन्युइन जब गलतियाँ होती हैं वो बात अलग है, पर हर बार नहीं माननी चाहिए यार। मेरा थोड़ा ये पर्सनल बिलीव्स है कि आप जितना झुकोगे, हाँ बोलो मेरी ही गलती है, शांत भी हो जाओगी। इवन मैं तो ये भी सोचती हूँ कि इतना शांत भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डर्स के बड़े हैं तो यार पेरेंट्स हैं, उनसे नहीं ऑफ कोर्स, बट जो फ्रेंड्स हैं या जो और जो लोग हैं, दुनिया बैठी है बेवकूफ़ बनाने के लिए और आप बैठे हो बेवकूफ़ बनने के लिए। तो हर चीज़ में हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी है, और हर चीज़ को मैं तो देखो लड़ जाती हूँ, अगर कुछ गलत होता है तो मैं तो लड़ जाती हूँ, है ना? तो क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ अपने लिए कि मुझे पता है कि मैं ये चीज़ में सही हूँ, तो मैं नहीं झुकती हूँ फिर। हाँ, पर ये चीज़ अलग है कि बड़ों के सामने मैं बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करती। ये मेरे कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, बड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो। स्पेशली जो घर के बड़े होते हैं, फॉर देम। बाहर का भी मैं थोड़ा सा बचती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, पर जो भी है खैर छोड़ो उसको।
Then फिर it is important for the individuals to have positive feelings about oneself, and thus an individual may involve numerous strategies related to evaluation and enhancement of oneself. Self enhancement can be related to self protection motive. Self protection motive में क्या कि आप अपनी इमेज को पॉजिटिव सेल्फ इमेज आपने बना के रखी है और इसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. आपने अपने आप को पॉजिटिव आउटलुक दिया है कि हाँ मैं ये सही हूँ तो सही हूँ, पर चाहे कुछ भी कहते रहो आप, मैं तो सही हूँ. ठीक है, तो ये जब एटीट्यूड आप बना लेते हो तब भी बहुत लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाती हैं. ठीक है, फिर देन एक और थ्योरी है सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जिसमें आप क्या करते हो कि आपके स्टैंडर्ड सोसाइटी के क्या हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को आपके सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स जो हो गए सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, और सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स आपके खुद के स्टैंडर्ड्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिहेवियर को इवेल्युएट करो कि हम सही हैं या गलत हैं. सोशल कंपैरिजन थ्योरी हेल्प्स प्रोवाइड फीडबैक विद रिगार्ड्स टू वन बिलीव्स इन ओपिनियंस, and accordingly an individual can modify his or her behavior in order to appreciated and liked by significant others in life. अब हम ये भी हम करते हैं कि हमें ऐसा हम कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं जिससे दूसरे हमको अप्रिशिएट करें, दूसरे तारीफ करें, और हमारे जो सिग्निफिकेंट जो लोग हैं हमारी लाइफ में, या मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, जो भी फैमिली है, वो मुझे पसंद करने लगे, है ना. कुछ ऐसे मॉडिफाई भी करने हैं आपको, मॉडिफिकेशंस भी लाने हैं. ओके, देन एक और है ये सेल्फ एवेल्युएशन मेंटेनेंस मॉडल दैट स्टेट्स जनरली सोशल कंपैरिजंस आर कैरिड आउट वेयर देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ इट लीडिंग ऑफ अ टू पॉजिटिव सेल्फ एवेल्युएशन. अब ये कहना ही ये मॉडल ये चाहता है कि आप तभी सोशल कंपैरिजन करो या सोशल सेल्फ एवेल्युएशन करो जब सोशल कंपैरिजन तभी करो जब आपको लग रहा है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव सेल्फ एवेल्युएशन के अंडर में आने चाहिए. फॉर जैसे कि मैं एग्जांपल नहीं रीड कर रही हूँ, आप लोग देख लेना. जैसे कि मैंने अपने घर में जो हमेशा से सीखा है वो ये है कि आपको अपने से जब जो जैसे मान के चलो फाइनेंशियल अगर कुछ है तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, है ना. कि अगर देखो हम तो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वी हैव सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब गुड अमाउंट ऑफ इन द सेंस इनफ अमाउंट ऑफ मनी कि हाँ बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं, है ना. घर में रह रहे हैं, खाना मिल रहा है 2 वक्त का, ठीक है. ये सब अपने आप को देखो, फिर गरीबों को देखो, बेचारे वो कहाँ कैसे रह रहे हैं, उनके पास तो कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है. इस चीज़ में आप गरीबों को देखो. बट अगर बात आए आपकी एकेडमिक्स की, तो फिर आप अपने से ऊपर वालों को देखो कि यार मुझे इन तक पहुंचना है, ठीक है ना. वहाँ आप नीचे वालों को नहीं देख सकते कि ये भी तो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाती हूँ, है ना. वहाँ मुझे ऊपर ही देखना है कि जो टॉप रैंकर है मुझे उस तक ही आना है, मुझे उस तक ही बनना है ना. तो जब पॉजिटिव अगर कोई चीज़ है उस तरीके से हमको सोशल कंपैरिजन करनी चाहिए. ओके, देन इसमें भी वही बात हो रही है अपवर्ड सोशल कंपैरिजन और डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन. अगर हम अपवर्ड सोशल कंपैरिजन करेंगे कि वाह उनका स्टेटस देख रहे हो आप कितना, वो बंगलोज में रहते हैं, उनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, उनके पास मर्सिडीज है, BMW है ना. अगर मैं यही सब करती रहूँगी तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, है ना. ऐसा नहीं होता है. फिर डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन, फिर वो यही अगेन एकेडमिक्स वाला अगर एग्जाम्पल ले लो तो ये इस तरीके से उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है. देन for example, social comparison is also carried by an individual with her own former self. खुद कैसे थे, ठीक है, उससे भी comparison होता है, ठीक है. Thus the person may see how far she has come. For example, a person compare herself with how she was struggling to get a job few years ago with present self who is successful at the workplace. Further, individual may also involve in counterfactual thinking, that is thinking about what possibly could have taken place. क्या क्या हम कर सकते थे, क्या क्या हमने, अब अगर हम अच्छे तरीके से सोचें क्या क्या हम कर सकते थे और क्या क्या हमने कर लिया तो ठीक है. पर अगर हम यही सोचते रह गए यार हम ये भी कर सकते थे वो भी कर सकते थे पर हम कर नहीं पाए, तो वो डिप्रेशन के बहुत केसेस आते हैं. कि आप लोग देखोगे ना जो आपका जो लेट अडल्टहुड वाला पीरियड रहता है ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, अचीव ही नहीं कर पाया, मैं ये कर सकता था. ये लेट अडल्टहुड डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज़ यही रहते हैं कि यार मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाया, मैं एक जगह पे स्टक होके रह गया, मैंने सिर्फ इतना जॉब किया, बस इतना ही कमा पाया और मैंने कुछ कर नहीं पाया लाइफ में. तो वो भी एक डिप्रेसिंग फैक्टर हो जाता है. तो वो भी सारी चीज़ें हैं. और क्या है इसमें टेक्निक्स की बात कर लेते हैं. there are various techniques that people use to enhance their selves. क्या क्या यूज़ करते हैं, बायस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि मैं एक पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन बनाऊँ कि रादर देन थिंकिंग कि मैं एग्ज़ाम में बुरी तरीके से परफॉर्म करूँगा. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चनिंग हो गया खुद से
पर अगर को इसी स्टेटमेंट को मैं अगर चेंज कर दूं कि क्या मुझे अच्छे परसेंटेज मिलेंगे एग्जाम्स में, तो दोनों चीज़ों में कितना फर्क पड़ रहा है ना। तो बायस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। देन ब्रेथ ऑफ कैटेगराइजेशन कि इसमें क्या है, कैटेगराइजेशन आर डिफरेंटली यूज्ड बाय पीपल टू डिस्क्राइब देयर सक्सेस और फेलियर्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, खुद ने अगर किसी को हाई रेटिंग मिल रही है, ठीक है, हाई रेटिंग परफॉर्मेंस मिल रही है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हाँ इसने चलो मेहनत करी है तब जाके वो यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुँचा है। पर अगर किसी को कम रेटिंग मिल रही है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इसी ने मेहनत नहीं करी होगी, इसी की वजह से ये हुआ है ना। तो ये एक तो हो गया, इस तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो, तो ये तो ठीक है। पर लोग गलत तरीके से कर देते हैं, क्या करते हैं कि अगर उसने इतना सक्सेसफुल अगर वो हुआ है, अरे इसने फ्रॉड किया होगा, अरे इसने 2 नंबर से पैसा कमाया होगा, अरे इसने चापलूसी करी होगी सीनियर्स की, है ना। तो ये आउटलुक फिर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। देन सेल्फ सर्विंग बायस, तो ये जो ऊपर इन्होंने जो बात करी ना ब्रेथ ऑफ कैटेगराइजेशन में, उस तरीके से अगर हम रहेंगे तो ठीक है, तरीके से हमारा सेल्फ एनहांसमेंट भी होगा। देन सेल्फ सर्विंग बायस, इसमें क्या है कि एन इंडिविजुअल विल एट्रीब्यूट हिज और हर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स, वेयर एज फेलियर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर तो मैं नेट JRF मेरा क्वालिफाई हो गया, तो मैं क्या बोलूँगी कि हाँ चलो मैंने खुद ने मेहनत करी थी इस वजह से हुआ, मैंने इतना पढ़ा, इतना टाइम दिया मैंने, तो मैं हुआ। अगर मैं फेल हो गई, अगर मेरा नहीं हो पाया क्वालिफाई, तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे पढ़ने का, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दे के रखी है ना। तो ये सेल्फ सर्विंग बायस मैंने बनाया, तभी जाके ये भी एक आप देखो कि ये सेल्फ इन्हांसमेंट की टेक्निक ही है। अगर मैं फेलियर को भी इंटरनल कर दूंगी, तो अगेन इसमें थोड़ा सा वही अगेन फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा कि फेलियर को अगर मैं इंटरनल कर दूंगी तो मैं मोटिवेटेड भी हो सकती हूँ, पर इससे मैं डिप्रेशन में भी जा सकती हूँ, एंग्जाइटी मुझे फिर बहुत ज़्यादा होगी कि यार मैं कर नहीं पाई, मैं कर सकती थी, मैं कर नहीं पाई, है ना। तो दोनों तरीक़ों से आप लोग इस चीज़ को सोचो। सेल्फ हैंडीकैपिंग, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, हर फेलियर का एक्सप्लेनेशन देना। अब ये एक्चुअली नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में जो मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे। बहुत बच्चों के साथ बहुत केसेस आते हैं ऐसा, क्लिनिकल सेटिंग्स में हम देखते भी हैं कि बहुत मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो ये टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं ताकि वो मोटिवेशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ये सेल्फ हैंडीकैपिंग। एंड देन false consensus effect and false uniqueness. In this the individual believes that his opinion and actions are in sync with those of others. अब मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो मेरी सोच है, जो मेरे एक्शंस हैं, वो सही है, इस एक तरीके से मैं ये बिलीव रखती हूँ, ठीक है। खुद की एक फॉल्स यूनिकनेस मैंने बना के रखी है, ठीक है, चाहे वो इनएक्यूरेट ही क्यों ना हो, पर स्टिल मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही। अब आप लोगों ने इस तरीके के बहुत से लोगों को भी देखा होगा कि जो सोचते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही, बट वो दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, बहुत खुश रहते हैं, वो मस्त रहते हैं, क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सही है, बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है सही, बट वो खुश रहते हैं अपनी लाइफ में बहुत। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है। तो ये होता है फॉर सेल्फ एनहांसमेंट। दैट्स इट, हमारा 9th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेरा गला भी सूख गया है।